वेव पूरा हो चुका है। बड़ी तेज बोल रही है। आवाज सही आ रही है मेरी? मेरी आवाज नॉर्मल स्पीड पे आ रही है, तेज स्पीड पे आ रही है? यस सर। हाँ सर। सर अब सर मेरी आवाज आ रही है? तेरी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है? मेरी आ रही है आवाज तुझे? हाँ सर। साउंड वेव, व्हाट इज साउंड वेव? एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है ना? कौन सी वेव है भाई? लॉन्जिट्यूडनल वेव है। कौन सी वाली लॉन्जिट्यूडनल वेव? मैकेनिकल वेव ना। एक क्लासिफिकेशन में इसको लॉन्जिट्यूडनल नाम दिया गया है, दूसरे क्लासिफिकेशन में इसको सर क्या नाम दिया है? मैकेनिकल वेव नाम दिया है। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है और क्या है? मैकेनिकल वेव है। मतलब इसको मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल इसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए। और लॉन्जिट्यूडनल से मीनिंग क्या था हमारा? लॉन्जिट्यूडनल से मीनिंग क्या था हमारा? कि इसके जो ऑसिलेशन होंगे, इसके जो पार्टिकल के ऑसिलेशन होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे? जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। अगर मैंने एक ये पाइप बना दी, पाइप में ही मैंने मीडियम पार्टिकल्स बना दिए, तो इसके जो मीडियम पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होगा ऐसे आगे पीछे होता है, ऐसे आगे पीछे, या मीडियम पार्टिकल्स ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट करेंगे और वेव धीरे धीरे डिस्टर्बेंस किधर जाएगा? आगे की तरफ जाता रहेगा ना, डिस्टर्बेंस आगे की तरफ जाता रहेगा। तो ये हमने क्या बोला? लॉन्जिट्यूडनल वेव है। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। यहाँ से तुमने बोलना स्टार्ट किया, यहाँ से एक स्पीकर रहेगा, उस स्पीकर ने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, वो डिस्टर्बेंस क्या होगा? राइट की तरफ मूव करेगा, पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हुए आगे जाएंगे। तो सिंस ऑसिलेशन पैरेलल है वेव प्रोपगेशन के, ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव। फिर इसकी जब इक्वेशन की बात करोगे तो भाई पहले किसी ने कहा कि इसकी इक्वेशन, भाई ट्रैवलिंग वेव की हम लिख चुके हैं ऑलरेडी इक्वेशन, तो इट इज नॉट अ डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट कोई है भाई। ट्रैवलिंग वेव के लिए मैं ऑलरेडी ये इक्वेशन लिख चुका हूँ, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती थी, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। के वेवलेंथ, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर होता था, यहाँ पे भी हो जाएगा। वाई वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता था प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, इसलिए वाई यूज कर रहे थे। इस बार जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डिस्टेंस दूर पार्टिकल का, एक्स डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी लाइन के अलोंग होगा, एक्स के अलोंग ही होगा, है ना। जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स के अलोंग ही होगा। तो तुम वाई लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट इट मेक्स मोर सेंस टू राइट अ डिफरेंट क्वांटिटी, मे बी एस। एस क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द पोजिशन एक्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द पोजिशन एक्स along the wave और अपोजिट टू द वेव। ये एम्पलीट्यूड होता था, एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिख दोगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एस नॉट। भाई इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। सेमी इक्वेशन है, डिफरेंट क्यों लिखोगे? ठीक है, डिफरेंट इक्वेशन कैसे आएगी? सेमी इक्वेशन तो आएगी इसकी भी, क्योंकि वहां पे जब हमने तुमने निकाला था, ऐसा कहीं पे रेस्ट्रिक्शन कोई डाला था वहां पे निकालते समय? आवाज नहीं आ रही? सर आपकी ब्रेक हो आ रही है सर। सर अभी आ रही है आवाज। सर बीच बीच में ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो गई बीच बीच में? क्लियर साउंड नहीं है? ऐसे कैसे भाई? क्लियर नहीं है अभी भी? सर अभी क्लियर। सर लाउड भी है? सर इसके पहले ब्रेक हो रही थी सर। लेकिन वॉल्यूम ठीक है आवाज का? हाँ सर वॉल्यूम। हाँ हाँ सर। सर। कोई बात नहीं, सामान ब्रेक हो जाता है तो आवाज है। ठीक है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट तुम इतना लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? इतना लिख दोगे भाई डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
जिस तरीके की वो इक्वेशन थी ट्रैवलिंग वेव की y वाली, वैसे ही ये इक्वेशन है। जैसे वो राइट की तरफ जाता है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये राइट की तरफ जाएगा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेफ्ट जाएगा तो कितना लिखोगे, लेफ्ट जाएगा तो वहां पे ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा टी प्लस के एक्स आता है तो यहाँ पे भी ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, ठीक है, पहला पार्ट हमने क्या लिखा भाई, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। इक्वेशन ऑफ साउंड वेव में हमें सबसे पहले तुरंत समझ में आ गया भाई कि जो वेव की, ट्रैवलिंग वेव की, ट्रांसवर्स वेव की जब हमने इक्वेशन लिखी थी, कोई कंडीशन नहीं डाली थी कि इट इज अ ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन, तो वो साउंड वेव में हमने कन्वर्ट कर दिया कि साउंड वेव की इक्वेशन हो गई, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वैलिड है, साउंड वेव की इक्वेशन हो जाएगी, वैलिड रहेगा। ठीक है, वैलिड रहेगा भाई, साउंड वेव की इक्वेशन हो सकती है वो। लेकिन फिर हमने याद करा 9th 10th में इस तरीके से तो साउंड वेव हमने पढ़ा नहीं था। ठीक है, या फिर ऐसे अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो डिस्टरबेंस को आगे ले जाना, बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया ना यहाँ पे। कैसे ज्यादा आसान रहेगा, साउंड वेव में एक तो डिस्टरबेंस का प्रोपोगेशन कराना भी और इक्वेशन लिखना भी बेटर किस में रहता है भाई, इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तुम मुझे बोलोगे कि भाई ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्टेट है, हम बोलेंगे ओके भाई ये एयर पार्ट, ये एयर पार्टिकल्स की, हेलो, हाँ, ये एयर पार्टिकल्स की नॉर्मल स्टेट है। और जब इससे वेव पास करेगा या डिस्टरबेंस जब इससे पास करेगा, इससे जब वेव पास करेगा, जब, या फिर इससे जब डिस्टरबेंस पास करेगा, ठीक है, तो कहीं पे ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, कहीं पे ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और कहीं पे ये बहुत सारे पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। कहीं पे ये पार्टिकल्स दूर दूर हो गए और कहीं पे ये पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गए। ठीक है, कहीं पे ये पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, कहीं पे पार्टिकल्स बहुत पास आ गए। तो जहां दूर दूर हो जाते हैं उस रीजन को क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। जहां पास पास आ गया उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। अब ये जो एक सेट क्रिएट हो गया है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का, ये जो एक सेट क्रिएट हो गया है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का, ये सेट आगे की तरफ बढ़ेगा ना, ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ेगा। ये जो तुमने क्रिएट कर दिया है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ये जो ऑल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो गए, ये आगे की तरफ बढ़ेगा ना एज अ डिस्टरबेंस, ये आगे की तरफ जा रहा होगा वेव स्पीड v से, साउंड की स्पीड से। समझे इस बात को भाई, कहीं पे पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। ठीक है, ये पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, एक्चुअल में तो ऑसिलेट ही कर रहे हैं, लेकिन ऑसिलेट करते हुए भाई कभी 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 क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे। तो जहां पार्टिकल्स क्लोज आ गए उस रीजन को कंप्रेशन बोलोगे, जहां पार्टिकल्स दूर चले गए उस रीजन को रेयर फ्रैक्शन बोलोगे। याद है 9 10 में रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन करके ही पढ़ा था तुमने, नहीं याद है? Yes, sir. ठीक है, तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आगे की तरफ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह, अब डिस्प्लेसमेंट को ऐसे कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसकी जगह हमें कोई और इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, वैसे वैलिड है इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, तुम डिस्प्लेसमेंट की लिख सकते हो, पर हम क्या कह रहे हैं कि इतनी अच्छी इक्वेशन नहीं कहलाती डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है साउंड वेव का, बेटर रिप्रेजेंटेशन नहीं है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या है कि कंप्रेशन बन गया, रेयर फ्रैक्शन बन गया। जहां पे कंप्रेशन हो गया होगा, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए होंगे, डेंसिटी थोड़ी सी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। जहां रेयर फ्रैक्शन हो गया वहां मॉलिक्यूल्स दूर चले गए, डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी की इक्वेशन हो सकती है। फिर किसी ने कहा कि मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो प्रेशर की इक्वेशन हो सकती है। मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर चले गए तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया होगा, तो प्रेशर की इक्वेशन हो सकती है। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड एज इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर या इंक्रीज और डिक्रीज इन डेंसिटी। तो इंस्टेड ऑफ अ
डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हमें क्या निकालना है? इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन क्या निकालना है भाई? प्रेशर या डेंसिटी फंक्शन, है ना, प्रेशर या डेंसिटी। तो प्रेशर या डेंसिटी फंक्शन भाई तुमको बनाना है। तुमने कहा बस, हमने कहा यस बस। तो इसको बनाने के लिए यहाँ से x डिस्टेंस दूर, यहाँ से x डिस्टेंस दूर, और यहाँ से x प्लस डी एक्स डिस्टेंस दूर, मैंने 2 पॉइंट ले लिए भाई। ठीक है, इसके बीच के रीजन की स्टडी कर रहा हूँ मैं। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। तुम समझ जाओगे तो उसके बाद तुम किसी और की स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल अलाउड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं भाई। भाई मैं कह रहा हूँ कि जब इससे साउंड वेव पास करेगी तो ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये लेयर आगे चली गई। ये वाली जो लेयर है, लेट्स से ये लेयर आगे चली गई, कितने से आगे चली गई? एस से। ठीक है, एस निकाला ना तुमने डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। तो वाली जो लेयर है वो एस से आगे चली गई, यानी कि एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एस की वैल्यू कितनी हो गई? एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझे इस बात को? एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एस इसकी वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितने से आगे चला जाएगा? x प्लस एस प्लस डी एस से आगे चला जाएगा, है ना। अगर एक्स वाला जो है एस से आगे गया है तो मुझे प्रूफ करने की जरूरत है क्या? एस ये वाला दूसरा वाला कितने से आगे जाएगा? तुम घर पे निकाल सकते हो भाई। अगर x वाला जो लेयर है वो s से आगे गई है तो x प्लस डी एक्स वाली जो लेयर है, तुम उसको भाई साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, इसको प्रूव करना, ये कितना आ जाएगा? s प्लस डी एस आ जाएगा। समझे इस बात को? समझे भाई? नहीं समझे? यस सर। ठीक है? ये s वाली जो लेयर है वो s प्लस डी एस से आगे चली जाएगी। तो रुको एक सेकेंड। हाँ, s से s प्लस डी एस वैल्यू से वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तुम एक तो ऐसे लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन बताना जरा, इसका कितना आएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन बता दो। हेलो, क्या बता रहे थे तुम मुझे? उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे तुम डिफरेंशिएट, मुझे करना पड़ा। डी एस बाई डी एक्स कितना? माइनस एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के। पक्का? तो डीएस की वैल्यू किसी ने पूछी, निकाल दोगे ना? देखो डीएस को डिफरेंशिएट करा भाई, भाई मेडिकल वाले बता दो, इन्होंने तो पढ़ लिया मैथ्स में डिफरेंशिएशन दोबारा। भाई एस नॉट को ऐसे ही रखा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आया और अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन माइनस के आ गया, ये करा इन्होंने। यहाँ से डीएस की वैल्यू मिल जाएगी तुमको, माइनस एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर निकालनी होगी तो, नहीं निकालनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं हमको। चलो ठीक। तो भाई तुम क्या कह रहे थे? तुमने इसको डिस्प्लेस कर दिया भाई, है ना। तो जरा बताओगे कितने से पहले वॉल्यूम कितना था इसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तुम यहाँ से बोल रहे थे। ये जो दो लेयर्स के बीच का पहले वॉल्यूम कितना था? ए डी एक्स
दो लेयर्स के बीच का पहले वॉल्यूम कितना था भाई? ADX था, हाँ सर। तो वॉल्यूम इज ADX। वॉल्यूम में चेंज कितना हो गया भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भाई तुम्हारा। एक लेयर S से आगे बढ़ी, दूसरी लेयर S प्लस DS से आगे बढ़ी, तो वॉल्यूम में चेंज कितना हो गया? ADS। ADS। भाई ये बात पे सब एग्री करोगे? सबको दिखाई दे रहा है? ये लेयर हाँ S से सर। आगे गई, ये भी अगर S से आगे जाती तो कोई चेंज नहीं। ये S से आगे गया, ये लेयर भी अगर S से आगे जाती तो चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो रहता। पर ये वाली लेयर S से नहीं गई, ये S प्लस DS से गई, तो S की वजह से कोई चेंज नहीं। बस जो चेंज आएगा किसकी वजह से आएगा? इस DS पार्ट की वजह से, तो ADS। आ रहा भी सबको समझ में? हाँ सर। ठीक है भाई, तो चेंज इन वॉल्यूम मिल गया। ओके, बल्क मॉडुलस याद है तुमको? व्हाट वाज बल्क मॉडुलस? माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V/V। तो डेल्टा P कितना हो गया भाई? माइनस डेल्टा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा P कितना हो गया? माइनस B इंटू डेल्टा V/V। तो बल्क मॉडुलस B आ गया, डेल्टा V/V कितना? डेल्टा V/V DX/DX। ADS/DX। माइनस B इंटू DS/DX। ये रहेगा भाई माइनस B इंटू DS/DX। DS/DX तुम ऑलरेडी बता चुके हो, बस अब इसकी वैल्यू लिख दोगे, यहाँ पे डेल्टा P आ जाएगा। डेल्टा P कितना आ गया? माइनस B इंटू DS/DX। बताना जरा कितना लिखा है तुमने ये? DS/DX कितना लिखा है भाई? माइनस S0 K cos ओमेगा T माइनस KX। कितना है भाई फाइनल? इंक्रीज इन प्रेशर इज BS0K cos ओमेगा T माइनस KX। ठीक है, चेंज इन प्रेशर या इंक्रीज इन प्रेशर कितना रहेगा भाई? BS0K cos ऑफ ओमेगा T माइनस KX। ठीक है, BS0K cos ऑफ ओमेगा T माइनस KX। BS0K क्या हो गया? BS0K क्या हो गया? मैक्सिमम चेंज। मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, प्रेशर चेंज का एम्पलीट्यूड आ गया है भाई। प्रेशर चेंज का एम्पलीट्यूड आ गया है कितना? BS0K। BS0K क्या हो गया? प्रेशर चेंज का एम्पलीट्यूड आ गया। क्या चेंज इन प्रेशर नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डेल्टा P नेगेटिव होने का Yes, मतलब sir. ये नहीं है कि प्रेशर नेगेटिव हो गया है। डेल्टा P नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि प्रेशर नेगेटिव हो गया। उसका मीनिंग सिर्फ क्या होगा कि जब डिस्टरबेंस नहीं पास कर रहा, अगर जो भी प्रेशर होगा, लेट्स से PATM प्रेशर है, तो डेल्टा P अगर पॉजिटिव आया उसका मतलब क्या है? ये उस नॉर्मल प्रेशर से राइज कर गया, और अगर डेल्टा P नेगेटिव आ गया मतलब उस प्रेशर से क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। समझे इस बात को? ड्रॉप हो गया सर. यस, ड्रॉप हो गया। तो डेल्टा P कैन बी नेगेटिव, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होगा P इज ग्रेटर देन द, Rise in pressure. हाँ राइज, P इज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रेशर, और नेगेटिव का मतलब होगा P इज लेस देन द Drop नॉर्मल। in pressure. ठीक है, तो ये बन गई तुम्हारे पास डेंसिटी प्रेशर की इक्वेशन। दिस इज मच बेटर। अगर प्रेशर पॉजिटिव आ गया यहाँ से तो तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा कंप्रेशन है। ये डेल्टा P नेगेटिव आ गया तो मतलब क्या है? प्रेशर कम हो गया, यानी कि रेयर फ्रैक्शन। डेंसिटी की और इक्वेशन बताओ कि डेंसिटी की कैसे बनाते? ये तो प्रेशर की बना दी। अगर सपोज डिस्प्लेसमेंट से मुझे डेंसिटी की इक्वेशन बनानी होती,
ये तो हमने बना दी भाई प्रेशर की इक्वेशन। अगर हमें बनानी होती डेंसिटी की इक्वेशन तो कैसे बनाते? लिखो पहले इसको पूरे को, कहाँ से लिखना है बताओ। ये हो गया, नहीं सर। नो सर। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। सर हो गया। सर कंप्रेशन और रेरफैक्शन अगले पॉइंट में जो कंप्रेशन था वो रेरफैक्शन हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या होता है? डिस्टरबेंस किधर आगे जाएगा ना, जैसे डिस्टरबेंस ज्यादा है कंप्रेशन तो कंप्रेशन रहेगा, उस पॉइंट सर पे आपने कभी बोला वो कंप्रेशन आएगा, उस पॉइंट पे कभी रेयरफेक्शन आएगा, तो पॉइंट तो वो वहीं रहने पूरा वाला है ना। पूरा एक साथ जा रहा है ना। अरे यार, कौन एक साथ जा रहा है? सर वो आपने कंप्रेशन रेरफैक्शन और कंप्रेशन जो कंप्रेशन आगे बढ़ेगा, रेयरफेक्शन आगे बढ़ेगा ना, तो उस सर जो रीजन पे जहाँ कंप्रेशन था उस रीजन पे रेयरफेक्शन आ जाएगा, ये कह रहा है नेक्स्ट वाले पार्टिकल्स पे आ जाएगा ना। क्या? अगर रेरफैक्शन था तो कंप्रेशन। फिर कंफ्यूज हो गया एकदम। अब ये यहाँ पे ये है, अब तुम क्या कह रहे हो मेरे से, क्या कहना क्या चाहते हो? बस तूने लिखने का टाइम निकलवा दिया है, मतलब कहना क्या चाहता है? ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है। अब अभी आगे बढ़ेगा। अगले पार्टिकल के पास फिर वापस रेरफैक्शन। रेयर फ्रैक्शन क्या होगा? अब अगले के पास कंप्रेशन आएगा ना, ये आगे बढ़ेगा ना डिस्टरबेंस, हाँ सर। तो ये अगले पास कंप्रेशन आएगा और फिर इधर क्या आ जाएगा? रेयर फ्रैक्शन आएगा, और पीछे अब जो भी आ रहा होगा कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन ऑल्टरनेट रहते हैं, तो ये बोल रहा है। अच्छा वही पूछ रहा हूँ। हाँ ऑल्टरनेट रहेंगे। चलो डेंसिटी का फंक्शन बताओ सर पल्लवी। सर वो लास्ट वाले फॉर्मूला में एस और एस नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? कहाँ पे? वो जो फर्स्ट फॉर्मूला आपने लिखा था साउंड वेव का क्वेश्चन। S is the displacement, S naught is the maximum displacement. यस S सर। is the displacement at a general at a point x, और S naught क्या है? उसका maximum possible displacement, एम्पलीट्यूड हो गया ना वो। अब हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो भी हो सकता है, S naught by 2 भी हो सकता है, S naught by 3 भी हो सकता है, या S naught भी हो सकता है, S naught से ज्यादा नहीं होगा। कौन बताएगा कितना डिस्प्लेसमेंट है? उसके आगे की टर्म साइन साइन वाली, ठीक है। यस सर। लिख दिया ये। नहीं सर एक सेकंड स्लाइड दिखाए ना। सर नेक्स्ट। सर दो कंप्रेशन के बीच में रेरफैक्शन आना जरूरी है। हाँ, अदरवाइज वो पूरा एक कंप्रेशन ही कहलाएगा। सर 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 एस नॉट मतलब एम्पलीट्यूड की तरह होगा। हाँ सर हॉरिजॉन्टल। हाँ। ठीक है सर, ये हो गया। सर ये जो एस से आगे गया ये आपने डिस्टरबेंस बोला क्या डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का। हाँ, एक्स डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट पिछली इक्वेशन से जो आया था, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव से जो आया था एस, वो है। लिखो तो इसको वही फिर। पार्टिकल का एस प्लस डी एस का डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर वो आगे वाले पार्टिकल का ना, एक्स प्लस डी एक्स वाले पार्टिकल का, हाँ ठीक है। मतलब उससे थोड़े से आगे डिस्टेंस पे पार्टिकल जो होगा उसकी बात कर रहा हाँ सर।
सर ये भी होगा। बताओ भाई, डेंसिटी का फंक्शन बनाना है अब, ठीक है, डेंसिटी का फंक्शन क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करा जाए भाई डेंसिटी का फंक्शन? डेंसिटी का फंक्शन क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करा जाए भाई डेंसिटी का फंक्शन? तो सबसे पहले तो ये याद रखना है, जो प्रेशर में चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 atm प्रेशर है तो वो इंक्रीज करके 2 atm हो गया और दूसरा 0 हो गया, उन इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे हैं हम। एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, है ना, एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, तो स्मॉल एम्पलीट्यूड्स का ही डिस्कशन कर रहे हैं, उसी में ये लीनियर फंक्शंस पॉसिबल बनते हैं। तो अभी इसको मुझे स्मॉल एम्पलीट्यूड से एक याद आया क्वेश्चन। अबे मैंने क्या बोला, स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के लिए वैलिड होता है यूजुअली, तो हमारे इसमें सिलेबस में डाल दिए हैं स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के सारे फंक्शन, पर एक्चुअल जो डेरिवेशन है वो क्या है, लीनियर के लिए है। तो किसका, इसका बात करो। मैं जनरल वेव की बात कर रहा हूँ, तूने कुछ क्वेश्चन भेजा था, मैंने अभी कल परसों देखा, लीनियर वेव्स के लिए है, लीनियर वेव्स के लिए है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अच्छा, हम क्या है स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के लिए सारे सबके लिए लगा रहे हैं, पर है नहीं सबके लिए, वो अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है नहीं सबके लिए। एग्जैक्ट किसके लिए आएगा, लीनियर वेव के लिए जिनमें साइन या कॉस का फंक्शन बनता है, अच्छा। उनके लिए ट्रू है। तो भाई डेंसिटी का फंक्शन लिखना है, कैसे लिखें? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम है, तो इस रीजन का मास बढ़ जाएगा क्या? अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो नहीं सर। इस रीजन का मास वेग क्या कह रहा है, बढ़ा रहा है? No, sir. ठीक है, इसमें रीजन का मास सेम रहेगा, तो ऐसे केस में तुरंत क्या करना भाई, लॉग ले लो, लॉग एम माइनस लॉग वी, डिफ्रेंशिएट कर दो, 1/ρ डी रो इज इक्वल टू 0 माइनस 1/v dv, ठीक है, 1/v dv कर सकते हो डिफरेंशिएट, 1/ρ डी रो आएगा, एल एन एम तो मास का कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन 1/v dv। तो छोटा सा चेंज, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, छोटा सा चेंज डेंसिटी में कितना आएगा भाई, माइनस नॉर्मल डेंसिटी इंटू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, या नॉर्मल उस समय जो डेंसिटी होगी इंटू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम तुमने अभी लिखा ही था, कितना आया था देखो, कितना dx आएगा, by dx. ds, दोनों को डिवाइड कर दो, डी रो की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस रो इंटू डी एस बाई डी, ठीक है, डी रो की वैल्यू आई कितनी, माइनस रो इंटू डी एस बाई डी एक्स, ठीक है, स्मॉल चेंज इन डेंसिटी दैट इज डेल रो लिख दूं भाई, हम डेल रो करके पढ़ेंगे, इज इक्वल टू माइनस रो डी एस बाई डी एक्स, बताना कितना था, माइनस एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही यहाँ पे भी यूज करा था तुमने, यही यहाँ पे भी यूज करना है। याद करना है क्या, यस याद करना है भाई, पता होना चाहिए मुझे, कन्वर्ट होनी चाहिए भाई मेरे से तुरंत एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है, किस तरीके से मैंने निकाला है, बेस क्या है कन्वर्ट करने का, और फिर फाइनल रिजल्ट क्या आया, दोनों को मुझे याद रखना है, ठीक है भाई। तो जैसे प्रेशर का फंक्शन था ऐसा ही ये आएगा, बस डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ बी एस नॉट क्या है, कॉस ओमेगा टी माइनस क्या है, यहाँ क्या है नॉर्मल डेंसिटी, ठीक है, नॉर्मल डेंसिटी से डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई है, नॉर्मल डेंसिटी से डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई है, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। डी रो जो है रो के कंपैरिजन में कैसा है, नेग्लिजिबल है, तो डी रो इज इक्वल टू रो एस नॉट के कॉस ओमेगा, समझे?
लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? Yes, sir. कर दोगे भाई, प्रेशर का भी कर दोगे, डेंसिटी का भी कर दोगे, प्रेशर में भी चेंज कर दोगे, डेंसिटी में भी चेंज कर दोगे, सब कर देंगे भाई। हाँ Yes. सर। सर एक मिनट। डेल्टा वी और डी वी इक्वल है ना उस केस में? हाँ, डेल्टा रो डी रो वही एक ही चीज को लिख रहे हैं ना बाद में। हाँ सर हो गया। डेल रो को बहुत छोटे से एलिमेंट को ही डी बोलते हैं ना, डी रो। हाँ सर। भाई एस की इक्वेशन क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है भाई, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। टी इज इक्वल टू 0 पे प्लॉट कर दूं क्या? माइनस के एक्स बन के आएगा, यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा का कर्व बनाना। आएगा ऐसा कर्व, है ना। फिर अब डिस्प्लेसमेंट या डेंसिटी किसी भी एक का प्लॉट कर दो, दोनों का प्लॉट करना है तो दोनों का भी प्लॉट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट या डेंसिटी किसी भी एक का प्लॉट कर दो, दोनों का प्लॉट करना है तो दोनों का भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। डेल रो नहीं, डेल पी करता हूँ, प्रेशर का ही करता हूँ। प्रेशर या डेंसिटी बोलना चाहता हूँ मैं, प्रेशर या डेंसिटी किसी का भी एक का कर दो, सेम सी है ना दोनों इक्वेशन। डेल पी कितना है? बताओ भाई, कितने से लीड कर रहा है प्रेशर का फंक्शन? प्रेशर का फेज कितने से आगे है डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में? डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में प्रेशर की जो इक्वेशन है, इट इज लीडिंग द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाय अ फेज ऑफ, कम ऑन, कॉस का ग्राफ बनाना है, यहाँ साइन का है। कॉस को क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2 ना। हाँ सर। राइट। तो यानी कि क्या आएगा, कॉस का कर्व बनाना है ना तुम्हें। ऊपर से स्टार्ट, क्या कह रहा है? ऊपर से स्टार्ट होगा। बोलो भाई, कितने से लीड करेगा? टी इज इक्वल टू 0 पे कॉस माइनस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का कर्व बनाना है, तो ये पाई बाय 2 से लीड कर रहा है, मतलब उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दे भाई पाई बाय 2 से। Yes, sir. कर्व बनाना है ना, कॉस का कर्व बनाना है। ये आएगा भाई इस तरीके का। ये लाइन तो मैंने बस अपने लिए बनाई थी, अपने कन्वीनियंस के लिए। क्या दिखाई दिया तुम्हें इसमें? कंप्रेशन कब होगा? कंप्रेशन कब होगा भाई?
जब प्रेशर कैसा रहेगा? मैक्सिमम। पॉजिटिव। जिस रीजन में प्रेशर पॉजिटिव होगा उस रीजन का वो रीजन कौन सा हो गया भाई? कंप्रेशन वाला रीजन हो गया। जिस रीजन में प्रेशर नेगेटिव होगा वो कौन सा हो गया? रेयरफैक्शन। तो ये है भाई कंप्रेशन, ये है भाई कंप्रेशन, ये है रेयरफैक्शन। ये वाला नीचे वाला रेयरफैक्शन हो गया, ऊपर वाला कंप्रेशन हो गया। और ऊपर से देख के बताओ, जिस रीजन का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है उस रीजन का क्या हो गया भाई? जिस रीजन का स्लोप पॉजिटिव है पूरा रीजन कैसा है? रेयर फ्रैक्शन ना। जिस रीजन का स्लोप नेगेटिव है वो कैसा है? जिस रीजन का स्लोप कंप्रेशन। नेगेटिव है वो कंप्रेशन है। और जिस रीजन का स्लोप जीरो है वो क्या है? नॉर्मल प्रेशर है ना। जब एक्सट्रीम पे है पार्टिकल तो यानी कि प्रेशर कैसा है? नॉर्मल है। आया भाई, समझ में आया ये? 5/2 का फेज डिफरेंस है प्रेशर में और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में, समझे? यानी कि जब सर डिस्प्लेसमेंट मीन पे होगा, जब मीन पे होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, जब वो एक्सट्रीम पे होगा तो प्रेशर नॉर्मल है। बोलो। सर पॉजिटिव जब रहेगा मैक्सिमम प्रेशर पे कंप्रेशन होगा ना, पॉजिटिव मैक्सिमम पे कंप्रेशन होगा ना, मैक्सिमम प्रेशर पे। मैक्सिमम प्रेशर क्यों? जब पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम प्रेशर क्यों? फिर मैक्सिमम प्रेशर एक पॉइंट कोई है कंप्रेशन, एक रीजन होगा कंप्रेशन जहाँ पे प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा है, इट इज अ कंप्रेशन रीजन। हाँ सर। जहाँ पे प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा है वो कंप्रेशन का रीजन है, जहाँ पे प्रेशर नॉर्मल से कम है इट इज अ रेयर फ्रैक्शन रीजन। लिखो भाई इसको, सब याद रहेगा भाई सबको? नो सर? अफरा नो किस बात का? स्लोप वाला पॉइंट नहीं समझा? स्लोप वाला पॉइंट ही नहीं समझा, बताओ तुम्हें। देखो ये बल्क मॉडुलस तुमने क्या लिखा है? प्रेशर इज माइनस बी इंटू डी एस बाई डी एक्स। तो डी एस बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो प्रेशर कैसा होगा? नेगेटिव होगा, मतलब रेयर फ्रैक्शन हो गया ना। और ये मैंने इसीलिए तो प्लॉट करा है इसको एक साथ, कि यहाँ से यहाँ तक स्लोप नेगेटिव है और ये प्रेशर का कर्व नीचे आ रहा है, तो यानी कि रेयर फ्रैक्शन हो गया। जब स्लोप पॉजिटिव होगा रेयर फ्रैक्शन होगा, जब स्लोप नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो कंप्रेशन हो जाएगा। या फिर देखो ये और ये पॉजिटिव हो गया। बोलो और कौन कह रहा था कुछ? और भी कोई कुछ कह रहा था या क्लियर है सबको? क्लियर है सर। फिर क्या निकाला था तुमने? इक्वेशन स्ट्रिंग वेव को याद करो। पहले तो तुमने इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ी, उसके बाद क्या पढ़ा? स्पीड। स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्पीड ऑफ साउंड वेव निकालना चाहिए भाई। इक्वेशन तो ये दो तरह की हमने बना दी, बाकी चीजें वैसी हैं जैसी उसमें थी, यहाँ पे भी वही चीजें। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ वो वेलोसिटी ऑफ वेव निकालते हैं, तो सर एक वेलोसिटी मिनट। ऑफ वेव निकालने का सर डेंसिटी के लिए भी सेम ही रहेगा ना? हाँ, सर ये हो गया लिख के। सर एक मिनट।
हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का एक जनरल तरीका क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव जो थी उससे निकाला जाता है। याद है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या लिखी थी? इसको यूज करके यूजुअली वेलोसिटी ऑफ वेव निकाली जाती है, पर लास्ट स्ट्रिंग के केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। जनरल तरीका वैसे ये है, अभी कंफ्यूज हो तो इसी की हेल्प लेनी है, इसी से सोचते हैं लास्ट टाइम। और इस बार y की जगह क्या आ जाएगा? बस एस s आ जाएगा। तो ये कहलाएगा भाई जनरल इक्वेशन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट वेव। तो अगर कभी भाई वेलोसिटी निकालनी हो तो इसी की हेल्प से निकालना है, या फिर बाद में तो उसको बिल्ड कर सकते हो उन चीज़ों पे, पर बेसिक तो इसी तरीके से तुम्हें सोचना। दूसरा, इसको निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव को निकालने के लिए, स्ट्रिंग में तो बहुत सिंपल हो गया था। तुमने एक वो कुछ वो लगा दिया था, एक फ्रेम में बैठ गए थे जो उसी वेव स्पीड से जा रहा था, इसलिए बहुत सिंपल ही हो गया था वो सॉल्व करना। तो स्ट्रिंग में जरूरत नहीं पड़ी थी तुम्हें। वैसे बेसिक तरीका उसमें भी निकालने का यही क्वेश्चन रहेगा, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तभी बाद में रिवीजन के टाइम पे अगर तुम बोलोगे तो डिराइव करा के दिखा देंगे, अभी तो जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सफिशिएंट थी इक्वेशन। इसमें कर लेते हैं, है ना। इसमें अब तुम्हारे पास ऐसा कोई फ्रेम नहीं मिलेगा जिसमें तुम बैठो, मिल भी गया तो तुम्हारे पास इक्वेशन नहीं बन पाएगी ऐसी कोई ढंग की, ठीक है। अदरवाइज वहां पे तो निकाल लेगा ना तुमने अंडर रूट टी बाई म्यू। हाँ सर। यहाँ पे अब जब तुम्हें ऑप्शन नहीं बचा तो यहाँ पे अब इसी इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, या इसी में बिल्ड करते हैं, इसी में कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ, डेल स्क्वायर एस बाई डेल टी स्क्वायर ये है क्या? एक्सेलरेशन है ना। तो दो तरीके से एक्सेलरेशन निकाल दो। एक तो यहाँ से निकाल दो भाई, ये जो ये फंक्शन है ये यहीं से आया होगा ना, ये फंक्शन साइन के इक्वेशन से। एक यहाँ से निकाल दो एक्सेलरेशन की वैल्यू, और एक फोर्स बाय मास से निकाल दो, ठीक है। एक फोर्स बाय मास से निकाल दो, दोनों को इक्वेट कर दो, वेव वेलोसिटी आ जाएगी। देखो बताओ भाई, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? वेलोसिटी एस नॉट इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कितना? ओमेगा cos cos इंटू अंदर वाली टर्म का ओमेगा दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर कितना आएगा? नॉट ओमेगा स्क्वायर। माइनस एस नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन कॉस ऑफ की ओमेगा जगह टी माइनस के माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और फिर अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये आएगा भाई, डिफरेंशिएशन आ रहा है सबका? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आ गया। अब एक एक्सेलरेशन तुमने ऐसे निकाल दिया, दूसरा एक्सेलरेशन किसी भी और तरीके से निकाल दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? दोनों को इक्वेट कर देना, वेव वेलोसिटी मिल जाएगी। दूसरे को कैसे इक्वेट कर सकता हूँ मैं दूसरा एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकता हूँ? ये एक्स डिस्टेंस पे तुम ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट लिख चुके हो, एक्स प्लस डी एक्स पे ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट लिख चुके हो, और तुमने अब बाद में जाके प्रेशर का फंक्शन बना दिया, तो प्रेशर भी पता चल जाएगा दोनों पे। यहाँ पे प्रेशर कितना है और यहाँ पे प्रेशर कितना है, क्या बोलते हो? चल जाएगा ना पता, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर लिख दे। कहाँ का? अभी बता भाई, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, एक तो डबल डिफरेंशिएट करके उस लेयर की वैल्यू आ गई, दूसरा acceleration can also be determined by ये इतना ज्यादा डिस्टेंस है क्या जितना मैं बना रहा हूँ? ये दो लेयर्स के बीच का इतना डिस्टेंस तो है ही नहीं। dx को टेंडिंग तो क्या लेते हो? जीरो जीरो। लेंगे ना। तो इस पे हम फोर्स निकाल देते हैं इस छोटी सी लेयर पे, और फिर फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे और dx से टेंडिंग टू जीरो कर देंगे।
या dx टेंडिंग टू 0 कर देंगे, हो जाएगा। dx तो वैसे ही मैंने वैसे ही dx ही लिखा है, टेंडिंग टू 0 ही है। तो इस पे फोर्स लिखते हैं और फिर उस फोर्स को उसके मास से डिवाइड कर देते हैं, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या बोलते हो, करें? बताओ x पे प्रेशर कितना आएगा, यहाँ पे प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आएगा? बी एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा या नहीं आएगा? एक्स पे प्रेशर, यस सर। बल्कि इससे ज्यादा होगा। ये प्रेशर नहीं है, ये क्या है? डेल्टा Change. पी है ना? इंक्रीज इन प्रेशर है ना ये, हाँ सर। इससे ज्यादा ही होगा प्रेशर, ज्यादा या कम डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू। ये डेल्टा पी है, पर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, इसलिए मैं डेल्टा सिंबल नहीं लगा रहा हूँ, पर ये है क्या, डेल्टा पी है। तो ये भाई यहाँ का प्रेशर आ गया। यहाँ एक्स पे प्रेशर अगर पी है तो एक्स प्लस डी एक्स पे प्रेशर कितना होगा? P plus dp. भाई सब मान रहे हो इस बात को? हाँ सर। ठीक है, पी प्लस डी पी, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो जरा। डी पी बाई डी एक्स कितना? बी एस नॉट के कॉस का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ठीक। माइनस के, माइनस के ना? हाँ सर। यस सर। मैंने कोई गलती करी है क्या भाई? यहाँ माइनस आया था, यहाँ नहीं आने वाला, कुछ गलती करके क्या? नहीं, बी एस नॉट के स्क्वायर, अच्छा ठीक, साइन ओमेगा टी, सही है। डीपी आ गया इतना, आ जाएगा भाई, डीपी इतना आ गया था, छोटा सा चेंज प्रेशर। तो अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस पे फोर्स कितनी लग रही होगी एक्स से एक्स प्लस डी एक्स वाले में? एक्स से एक्स प्लस डी एक्स में फोर्स कितनी लग रही होगी? dp into पी इंटू ए किस तरफ, आगे की तरफ, Right. और पी प्लस डी पी इंटू ए किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो इस छोटे से एलिमेंट पे नेट फोर्स अगर किसी ने पूछा तो कितना बोलोगे? पी इंटू ए माइनस पी प्लस डी पी इंटू ए, कितना आ जाएगा? माइनस का डी पी इंटू ए, सही है। ये आएगा भाई माइनस का डी पी इंटू ए। हाँ सर। yes sir. Yes. तो डीपी की वैल्यू लिख दो, बताना जरा एक बार कितने। ये आ जाएगा भाई छोटी सी फोर्स, क्या करोगे इस फोर्स को किससे डिवाइड कर दो एक्सीलरेशन निकालने के लिए? उसके छोटे से मास से Yeah. डिवाइड कर दो। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना? एडीएस। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा भाई? एडीएस। Yes. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? एडीएस, सही है। वॉल्यूम कितना रहेगा भाई? कितना वॉल्यूम है इसका छोटे का? ए इंटू डी एक्स रीजन है ना, Yes sir. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ए इंटू डी एक्स। तो ये आ गया भाई पूरा एक्सप्रेशन, थोड़ा लेंथी हो गया पर स्टिल हो गया क्वेश्चन। एक्सेलरेशन एक तो ऐसा आ गया, एक एक्सेलरेशन ये आ गया, लिखो इसको और दोनों को इक्वेट कर दो। कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें? देखो यहाँ से माइनस एस नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ से कितना आया? माइनस एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स सेम है, और बाकी सब क्या है? ये। तो क्या बन के आया तुम्हारे पास? ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? PS not. बी
के स्क्वायर बाय रो, ये आ रहा है भाई, बी के स्क्वायर बाय रो। ठीक है, लिखो भाई कहाँ से लिखना है। लिखो, उसको समझो, लिखो कितना समझ में आया बताओ मुझे। ये वाला स्लाइड हो गया। नहीं सर। सर सर ये हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हाँ, लिख दिया। हाँ सर। हाँ सर। यार ये ऊपर उठ गया, तो नीचे कैसे हटाएंगे। हाँ सर। नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर।
हो गया? सर एक मिनट, यस सर। ठीक है भाई। अब ये देखा भाई सबने, एक्सेलेरेशन यहाँ पे आया था माइनस एस नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन का फंक्शन, यहाँ पे कितना आया माइनस एस नॉट बी के स्क्वायर बाय रो इंटू साइन का फंक्शन। तो बी के स्क्वायर बाय रो को मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर, बी बाय रो। और ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के की अपना क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव था ना। वेलोसिटी ऑफ वेव जो हमने सबसे पहले डिफाइन किया था, ट्रेवलिंग वेव, यही तो था वो वेलोसिटी ऑफ वेव। तो v कितना आएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितना रहेगा भाई, अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय रो। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या रहेगा, अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय रो। समझे भाई? यस सर। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितना होगा भाई, अंडर रूट समझा। बल्क मॉडुलस बाय रो। सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, सॉरी लिक्विड के लिए, एयर के लिए, फ्लूइड्स के लिए एग्जैक्टली वैलिड है, कोई डिफरेंस नहीं है। सॉलिड्स के लिए थोड़ा डिफर कर जाता है ना, सॉलिड के लिए फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सॉलिड्स वगैरह के लिए फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें भी सॉलिड रॉड के लिए तुम डिराइव कर सकते हो, ठीक है। सॉलिड रॉड रहेगी तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मैं देखो सॉलिड रॉड रहेगी, तो सॉलिड रॉड रहेगी तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस आया था। सॉलिड रॉड यानी कि लेंथ के केसेस के लिए क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडल, यंग्स मॉडुलस। तो वेलोसिटी ऑफ, लिख देते हैं, साउंड वेव वेलोसिटी इन अ सॉलिड रॉड इज v इज इक्वल टू अंडर रूट यंग्स मॉडुलस। लिक्विड और गैस के लिए यही है। सॉलिड के लिए जो जनरल पूरा सॉलिड रहेगा उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो अपने पार्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट चला जाएगा ना, क्योंकि उसमें क्या है, सॉलिड में शेयर मॉडुलस भी आ जाता है, तीनों ही तरह के होते हैं अलग अलग, पॉइजन्स रेशियो भी आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है उसमें सॉलिड में, तो है ना। तो वो वाला इतना डिस्कशन नहीं है डिटेल में। हाँ इतना जरूर मुझे याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ वेव सबसे ज्यादा किस में होगी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस में होगी, सॉल्व, सॉलिड में होगी। क्योंकि ऐसे देख सकते हो भाई, बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा सॉलिड का होगा, फिर लिक्विड का होगा, और सबसे कम किस में होगी, गैस में होगी, ठीक है। सबसे कम किस में होगी, गैस में होगी। इनफैक्ट गैस में कितनी होती है भाई, एयर में कितनी होती है, हर गैस की अलग अलग रहेगी। एयर में कितनी होती है, 340, 340 के नियर रहती है। हाइड्रोजन में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बहुत कम हो गया। लिक्विड में अराउंड 1500 के अराउंड होती है। सॉलिड में 4000 से 5500 के अराउंड होती है, मीटर पर सेकेंड। सॉलिड में 4000 मीटर पर सेकेंड से 5000 मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर की होती है। लिक्विड में 1/3 के अराउंड होती है उसके, 1500 मीटर पर सेकेंड, 1400 मीटर पर सेकेंड। और इसमें 330 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तुमको याद रखोगे यार। यस लिखो, लिखो, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते सर हैं। एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव भाई याद रखना है सबको, ये वेलोसिटी हो गया, जैसे वहां पे अंडर रूट टी बाय म्यू था, यहाँ पे लिक्विड और एयर के लिए अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय रो याद रखना है। सॉलिड रॉड के लिए इसी तरीके से जैसे मैंने डिराइव करा है, एग्जैक्टली तो नहीं, पर हाँ इस तरीके का डेरिवेशन बना के
तुम यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हो, यंग्स मॉडुलस की टर्म्स में आ जाएगा, ज़्यादा थोड़े थोड़े चेंजेस करने होंगे। और फिर एग्जैक्ट सॉलिड में तो नहीं है, पर हाँ इतना जरूर याद रखना है कि सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड होती है, फिर गैस होती है। सर वाइब्रेशन ज्यादा होता है इसीलिए क्या? क्या होता है? सर वाइब्रेशन ज्यादा होता है इसीलिए। नहीं समझा मुझे, कौन है फ्रेज ज़्यादा? सर नहीं मुझे समझा नहीं, पूछा क्या तुमने? सर वेलोसिटी सॉलिड में क्यों ज्यादा होती बल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा ना, एग्जैक्ट फार्मूला नहीं रहेगा पर ये रिलेशन रहेगा ना। सर हाइड्रोजन में मॉलिक्यूलर मास कम है तो कैसे ज्यादा हुआ मेरा? अभी होगा ज़्यादा, पहले ये लिखो, लिख दिया ये? नहीं सर। ये क्या बात हुई? बाद में लिखना। ये बताओ फिर अभी क्या करते हैं भाई, बाकी सबने लिख दिया ना ये? बस यही है, उसको है? देख सर रहा होगा लिख इतनी देर दिया से। लिख दिया क्या कह रहे हो? सर लिख दिया। फिर यंग्स मॉडुलस बाय रो डिराइव हो जाएगा, ठीक है, वो भी जैसे ये साउंड वेव डिराइव करा है, एग्जैक्टली सेम रिलेशंस यूज करके तुम ये वाला रिलेशन भी डिराइव कर सकते हो, और सिंपल रिलेशन आएगा। एग्जैक्ट सॉलिड में नहीं, पर हाँ सॉलिड रॉड में इतनी साउंड की स्पीड रहेगी और हमको ये याद रखना है, और बल्क उसमें लिक्विड और एयर में इतनी रहेगी। और सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस। फिर नेक्स्ट आ गया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। अगली हेडिंग आ जाएगी भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। तो इसमें न्यूटन ने माना कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वेव प्रोपगेट कर रही है, डिस्टरबेंस जा रहा है, कंप्रेशन या रेयरफेक्शन जा रहा है, तो वो टेम्परेचर बढ़ाते हुए जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई यार हमें ऐसा लग रहा है कि जब आगे की तरफ वेव प्रोपगेट करेगी या डिस्टरबेंस आगे जाएगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो न्यूटन assumed that as the wave propagates, yeah, as the wave propagates, temperature does not change. Newton assumed that as the wave propagates, temperature does not change. क्या टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है? जैसे जैसे वेव प्रोपगेट कर रही है टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है तो यानी कि प्रोसेस कैसा हो गया? टेम्परेचर और किसका चेंज नहीं कर रहा है? टेम्परेचर ऑफ गैस डज नॉट चेंज। यानी कि P इंटू वी कैसा मान लिया उन्होंने? कांस्टेंट। तो dP/dV कितना आ जाएगा? -P/V। याद है आइसोथर्मल प्रोसेस में dP/dV? याद है सर। दोबारा डिराइव करवाऊं? नहीं सर। बाकी सब बताओ। पल्लवी, हाँ सर याद है। सलोनी, याद है सर। पक्का ना? हाँ भाई सर। सबको याद है ना भाई? इन दोनों से मैंने पूछा है या इन तीनों से पूछा है? बाकी सब भी क्लियर है? अनिकेत? हाँ सर। ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था भाई? डेल्टा P अपॉन, या वेरिएबल केस के लिए क्या बताया था भाई, क्या लिखना होता है बल्क मॉडुलस? dP अपॉन dV/V। तो dP/dV का क्या रिजल्ट आएगा? -P/V इंटू V। बल्क मॉडुलस कितना आ गया? प्रेशर के बराबर आ गया, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड अंडर रूट P/ρ के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट P/ρ। याद है P/ρ को क्या बोलते थे?
RT by मोलर मास कितना आना चाहिए भाई स्पीड ऑफ साउंड? स्पीड ऑफ साउंड कितना आना चाहिए? अंडर रूट RT by मोलर मास आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम कितना आना चाहिए भाई? अंडर रूट RT by मोलर मास आना चाहिए। सही बात है? नहीं है सही Yes, बात? sir. ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल में फिर बाद में जब हो सकता है उस समय एग्री कर गए हो, लेकिन जब बाद में एक्चुअल में निकाला गया, जब इतना टेक्नोलॉजी आ गई कि एक्सपेरिमेंट करके हम निकाल पा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो डिफरेंस अच्छा खासा आ रहा है। जिस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ये हम एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं मान सकते। अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल वैल्यू में और यहाँ से जो वैल्यू निकल रही है, ठीक है, विच कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटल एरर या एरर इन कैलकुलेशन। तो उसमें क्या करा फिर, लैपलेस नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया रिजल्ट में, और उसको क्या बोल देते हैं, लैपलेस करेक्शन। लैपलेस ने क्या माना होगा बताओ, कोई गैस कर सकता है? जब आगे गए तो लैपलेस ने क्या मान लिया? लैपलेस क्या मान लिया भाई? कि जब थोड़ा आगे गए इन्होंने कहा कि टेम्परेचर बदल रहा है। क्या कह रहे हो? थोड़ा टेम्परेचर चेंज होगा। हाँ, इन्होंने कहा कि टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर बदल रहा है, लेकिन ये हीट एक्सचेंज नहीं करेगा सराउंडिंग के साथ। ठीक है, सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, समझे? अगर हाँ वो सर, हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा था, यानी कि प्रोसेस कैसा रहेगा? डायबिटिक। Diabetic. Yes. He assumed that as the wave propagates, he assumed that as the wave propagates, heat exchange with the surrounding is zero. That is PV की पावर गामा कैसा? Constant. मतलब डीपी बाई डीवी याद है? डीपी बाई डीवी कितना? Minus gamma times P by. एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप कितना होता था? गामा टाइम्स पी बाई वी होता था, आइसोथर्मल का गामा टाइम्स। बल्क मॉडुलस कितना बन जाएगा? बल्क मॉडुलस कितना? गामा इंटू बी। गामा इंटू पी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितना हो जाएगा? गामा पी बाय रो, या फिर कितना, गामा आर टी बाय मोलर मास। ठीक है, एम क्या है? मोलर मास। लिखो भाई, याद रखना है। ये कहाँ से लिखना है बताओ? ये हो गया था सब? इसके बाद, इसके बाद। ये हो गया सर। हाँ सर, ये हो गया। लिखो। सर सच में डायबिटिक होता है या फिर उसने सिर्फ माना है? यार अब इससे बहुत क्लोज आ रहा है आंसर एक्चुअल के बहुत क्लोज आ रहा है आंसर। एग्जैक्ट तो नहीं होता है कुछ भी, एग्जैक्ट तो एफ इजिकल टू एम ए भी नहीं है। सर हाँ सर। सर हीट एक्सचेंज होता तो फिर डिस्टरबेंस बाद में खत्म हो जाता ना। क्या कह रहे हो? हीट एक्सचेंज अगर होता तो डिस्टरबेंस बाद में खत्म हो जाता ना। क्यों? मतलब जिस पॉइंट पे था वहां से तो आगे चला गया ना। नहीं सर, वो एनर्जी जो है लॉस होता रहेगा ना, मतलब एक्सचेंज मतलब टेम्परेचर रेस करने में जाएगा ना।
सर नेक्स्ट। सर एक मिनट। हाँ सर। आपने पी बाय रो के बाद क्या किया? कहाँ पे? फर्स्ट पे। RT by मोलर मास। RT by मोलर मास ना, P by रो को नहीं लिख सकते आइडियल गैस इक्वेशन? हाँ सर। ऐसा नहीं था, एक इक्वेशन था ना? हाँ हाँ सर। लिख लिया? नहीं सर। यस सर। ड्राई एयर, ह्यूमिड एयर। ड्राई एयर में क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 99% तो ये है, बाकी सब छोटी मोटी गैसेस होंगी, है ना? फिर ह्यूमिड एयर में क्या हो जाएगा? वाटर वेपर ऐड हो जाएगा सर। कुछ वाटर वेपर ऐड हो जाएंगे। तो किस में स्पीड ज़्यादा होगी? सर ह्यूमिड एयर में। कैसे? सर यहाँ पर वाटर का प्रेजेंस भी आ गया ना। वाटर वेपर्स का यानी जब एवरेज मोलर मास निकालेंगे तो कम हो गया ना? एवरेज मोलर मास निकालेंगे ह्यूमिड एयर का, तो उस कुछ को हटा के आया होगा। देखो इन सभी का मास ज़्यादा है H2O से, तो H2O के कंपैरिजन में CO2 लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो, नाइट्रोजन लिख दो, सभी का मास ज़्यादा है ना? तो एवरेज मोलर Yes, मास sir. क्या हो जाएगा? एवरेज मोलर मास कम हो जाएगा, तो ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी क्या होगी? ड्राई एयर से ज़्यादा ज़्यादा रहेगी। ठीक है।
गलती नहीं करना। ह्यूमिड एयर में वेलोसिटी क्या होती है भाई? ड्राई एयर से ज़्यादा रहती है। समझ गए? सर ये वापस बताओ। अरे मोलर मास, गामा आरटी बाय मोलर मास। मोलर मास जब पानी आ जाएगा तो मोलर मास कम हो गया सिस्टम का या बढ़ गया? मोलर मास सिस्टम का कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा जब पानी आएगा तो? ऐड ही हो रहा है ना पानी। नालायक, मोलर मास, एक मोल का मास, एक मोल का मास, एक मोल का मास बढ़ गया या कम हो गया? सर बाकी गैसेस भी तो है ना। अरे नालायक, एक मोल मतलब कितना होता है? एक मोल 6 × 10⁻22 एटम्स हाँ ओवरऑल। सर। ऑन एन एवरेज इतने एटम्स होने चाहिए। हाँ सर। तो वो पानी आया तो कुछ हटाएगा भी तो उसमें से, तो हटाएगा कौन से? CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? सर जो बाकी के गैसेस है उनकी प्लेस ले लेगा। बाकी के गैस सर वॉल। मॉइस्चर जब एटमॉस्फेयर में आता है तब गैसेस पहले से ही रहती है ना उसमें। यार ये कैसे सवाल आते हैं तुम्हारे दिमाग में? सर एयर की डेंसिटी बढ़ हाँ, जाएगी। एयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? नहीं सर, इंक्लूडिंग वाटर वेपर। हाँ, एयर की डेंसिटी कैसे बढ़ गई? कम हुई ना? नहीं सर, वाटर वेपर को इंक्लूड कर दिया हाँ, तो सर एयर की ह्यूमिड एयर डेंसिटी तो बढ़ हैवी जाएगी। होता है ना, इंक्लूड ड्राई कर एयर दिया से। एक्सक्लूड कर दिया? इंक्लूड किया। यार तो ऐसा कोई है वॉल्यूम उतना, ऐसा कोई है उतने गिवन वॉल्यूम में हमने H2O नहीं ऐड करा है। ऐसा नहीं है कि वो एक कन्फाइंड स्पेस में एयर है उसमें तुमने पानी ऐड कर दिया। एयर के पास फैलने के लिए कोई जगह कमी नहीं है। अगर कुछ कुछ और मॉलिक्यूल्स आ गए तो उसके पास हर किसी के लिए जगह है। ऐसा नहीं कि वो उतने वॉल्यूम में उतने मॉलिक्यूल्स रहे प्लस H2O और आ गया, ऐसा नहीं हुआ है। एवरेज मोलर मास कैसे निकाला जाएगा भाई? सर हाँ, सर ह्यूमिड एयर ड्राई एयर से तो हैवी होता है ना, आप फील करोगे तो। क्या कह रहे हो? सर ह्यूमिड एयर ड्राई एयर से हैवी होता है ना। यार तोलना नहीं है उसको, कैसी बातें करते हो? कैसे ह्यूमिड एयर ड्राई एयर से हैवी हो गया? लेट्स से 1 ग्राम में CO2, कितना मास आएगा इसका? 44। एक एटम है ऑक्सीजन का 32। एक है कितने का? नाइट्रोजन का 28। एवरेज मोलर मास कितना लिखोगे? तीनों का एडिशन बाय 3। अब एक हाइड्रोजन भी आ गया, एवरेज मोलर मास, एक H2O भी आ गया, अब कितना करोगे? चारों का एडिशन बाय 4। करना जरा, वैल्यू कौन सी छोटी आ रही है कौन सी बड़ी आ रही है? पानी सर देखा नहीं कि तुमने हैवी बना दिया उसको? सर ऐसे आ रहा है, मैं पूछ रहा था। हाँ, तो यहाँ यही तो आ रहा है, मोलर मास ही तो है यहाँ पे। मोलर मास, एक मोल का मास। सर जब डिस्टरबेंस जाता है तो एक सेक्शन के थ्रू जाता है ना। एक सेक्शन के थ्रू जाता है तो उसमें अगर पानी एंटर कर गया तो ऐसा कोई है कि वो वॉल्यूम फिक्स रहा उसमें के अंदर और पानी तुमने उसको डाल दिया? सेक्शन ऐसे का वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या कह रहे हो? सेक्शन का वॉल्यूम फिक्स होता है ना सर। किसका वॉल्यूम फिक्स होता है? जो सेक्शंस के थ्रू डिस्टरबेंस जा रहा है। अरे एयर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेशर फिक्स रहेगा। अभी मैं अगर पानी यहाँ पे उबाल दूं तो बाहर उसके चारों तरफ रीजन में प्रेशर फिक्स रहना चाहिए या उन सबका वॉल्यूम फिक्स रहना चाहिए? प्रेशर सेम रहेगा, वॉल्यूम तो फैल सकता है ना। सर मैं वो समझा वॉल्यूम फैल, मैं वो सेक्शन का पूछ रहा था। सेक्शन का क्या हुआ? सर जिससे डिस्टरबेंस जा रहा है उसका तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा ना। अननेसेसरी अब क्वेश्चन को चेंज करेगा करोगे भाई? बाकी सबको समझ में आ रहा है? पहले रुको भाई, बाकी सबको हाँ समझ में सर। आया? हाँ सर, आ रहा है समझ। हाँ मोलर मास, एवरेज मोलर मास कम हो जाएगा। एवरेज मोलर मास मतलब क्या है? एक मोल का मास। तुमने पानी को इवेपोरेट करा दिया तो ज्यादा मॉलिक्यूल आके तुम ये नहीं बोलोगे कि मास बढ़ गया। मास
ठीक है, मास बढ़ता नहीं है। ऐसा मत सोचना वो ह्यूमिड मतलब पानी है तो मास बढ़ गया। पानी का मास कम ही होता है, किसी भी एटम से उठा के देख लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, ऑक्सीजन देख लो, नाइट्रोजन देख लो, जो 99% है एयर में, उनसे पानी का मास कम ही है। तो अगर तुमने सेम वॉल्यूम की ह्यूमिड एयर ले ली और सेम वॉल्यूम की एयर ले ली, किसका मास ज्यादा आएगा? वो मोलर मास छोड़ो, सेम वॉल्यूम का ह्यूमिड एयर ले लिया 1 atm प्रेशर पे, और सेम वॉल्यूम का ड्राई एयर ले लिया, ड्राई एयर का मास ज्यादा होगा, क्योंकि जो तुम उतने ही वॉल्यूम में ह्यूमिड एयर लोगे तो कुछ ना कुछ CO2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन उनको हटा के H2O आया होगा ना। नहीं समझे बात को? हेलो। सर हाँ, आप क्या डेंसिटी देख के बोल रहे हो? मैं कोई डेंसिटी नहीं देख रहा, डेंसिटी भी देख, मैं तुमसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। जब H2O आया तो 100 मॉलिक्यूल हटा के 100 मॉलिक्यूल H2O के आए होंगे ना। हाँ सर। तो एवरेज मोलर मास तुम्हारा कैसे नहीं कम हो रहा? हाँ सर, कम होगा। बाकी सबको नहीं आ रहा? हेलो। समझा सर। सर हाँ, समझा सर। सर मतलब अभी जो कैलकुलेट किया उससे तो कम है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ज्यादा करेक्ट। लॉजिकली तो है, कैसे क्यों ज्यादा आना चाहिए? लॉजिक नहीं लगा रहे हो तुम अपना लॉजिक लगाओगे तो आ जाएगा। तुम बस ये देख रहे हो कि पानी तो हैवी होता है और हवा को तुम्हें उठाना नहीं पड़ता, ये देख रहे हो। हवा अपने आप एयर में रहती है, पानी को उठाना पड़ता है तुम्हें। अरे ऐसे नहीं देखना है, मास देखो उसका। पानी जब हवा में आ जाएगा तो हवा का कोई मॉलिक्यूल अगर पानी में नीचे, अगर कहीं ऐसी जगह चले जाए सर जहाँ पे वाटर वेपर्स हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होगी, H2O कम होगा। सेम मॉलिक्यूल्स में, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में H2O का मास कम आएगा, CO2 का मास क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। बोलो। सर, जिस एरिया में हाइड्रोजन ज्यादा है तो फिर वाटर बढ़ जाएगा ना मॉलिक्यूलर मास। क्या कह रहे हो? सर अगर वो जो एटमॉस्फेयर जो सेक्शन के थ्रू जा रहा है उसमें हाइड्रोजन और गैस नलायक, वो 1% है, प्रोबेबिलिटी भी तो देखेंगे। 1% है वो, 1%। एयर में वो जो हाइड्रोजन और वो जो छोटी छोटी गैस है 1% है। 99% क्या है? CO2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये 90% तो होंगी या कम से कम। जो तुम्हें बताना चाहिए ना, मुझे केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो। CO2 O2 N2 ये तो 90% से ऊपर है। हाँ सर। फिर इनको हटाएगा या 1% जो है उसको हटाएगा? एक आध सर हटा दे उसको, पर ओवरऑल क्या होगा? यही आएगा। पानी लाइटर होगा भाई, ये बात तुम्हें डाइजेस्ट करनी में है। वाटर वेपर्स क्या है? ड्राई एयर से वो लाइटर है। ठीक है, अफरा क्लियर है बात? हाँ सर। बाकी सबको भी क्लियर है? एक सेकेंड, एक चीज में हाँ सर। एक डेटा देखता हूँ मैं है क्या। सर क्या? सर वो सेक्शन वाला बताइए ना, ऐसा क्यों? फिर सेक्शन के थ्रू तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना वॉल्यूम। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी, क्या फालतू बातें कर रहा है, सोच उसको। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी इन्होंने कहाँ दी है? देखना जरा एक बार, डेटा उठाना है क्या? ह्यूमिड एयर की और इसकी ड्राई एयर की डेंसिटी देखना एक बार। शिकागो ट्रिब्यून खुल गया। डेटा है क्या किसके पास? वैल्यू, वैसे तो वो उस पर डिपेंड कर जाएगा मॉइस्चर कंटेंट पे, है ना, इसलिए दिया नहीं होगा। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी भी कम है ड्राई एयर से, और मोलर मास तो कम है। बोल क्या कह रहे थे भाई? वो तो मैंने वो भी, मैं सोचा था डेटा मिल जाए, पर एक्चुअल में वो डेटा मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड कर जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, हाँ बोल क्या कह रहे थे भाई? उसकी ह्यूमिड एयर की डेंसिटी भी कम है।
हाँ सर ठीक है। क्यों कम है? क्योंकि उसका मास कम आता है भाई, वो जिनको हटा के आएगा उनसे कम है उसका मास। समझे भाई? तो क्या करोगे हाँ आज? सर। क्या करोगे? क्वेश्चन लिखो, बाकी रिवाइज करके आना और पुराना खत्म कर देना भाई। सर वो ऑर्गन पाइप सर वाले डेंसिटी मिल गया, छोड़ने हैं क्या? ओजस क्या कह रहे हो? डेंसिटी मिल गया सर। क्या है? डेंसिटी at sea level sir of dry air is 1.2754 and density of humid air is 1.22. 1.22? Yes sir, 1.225. कितना डिफरेंस है? 0.05। 225 sir. वही 0.05 का डिफरेंस हो गया ना? Yes sir. 0.05, 5%। 5% का अंतर है भाई। भाई एक क्वेश्चन करके लाओगे, ए पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, बी पॉइंट पे टेम्परेचर T2 है, डी इनके बीच का डिस्टेंस है। ये भाई इसी का SCB का ही है। टेम्परेचर इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने में टेम्परेचर लीनियरली बढ़ रहा है। कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैल्यू दे दें। स्पीड ऑफ साउंड, speed of sound at T naught temperature is V naught. Find the time। देखो भाई इस क्वेश्चन को कल करके लाना, पूरे को रिवाइज करना है, ठीक है? HCV के 1 to 15 क्वेश्चन करने हैं, 1 to 15। उसी में से एक क्वेश्चन ये है जिसको करना ही करना है तुम्हें। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ पल्स टू रीच, साउंड पल्स है ना, बाय अ साउंड पल्स टू रीच बी। HCV के 1 to 15 क्वेश्चन करने हैं साउंड वेव चैप्टर के। साउंड वेव चैप्टर के HCV के 1 to 15 क्वेश्चंस करने हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन ये है, जिन्होंने डेटा के साथ दिया है तुम जनरल उसके साथ निकाल देना कि T नॉट टेम्परेचर पे V नॉट स्पीड है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द साउंड पल्स टू रीच B स्टार्टिंग फ्रॉम A। ठीक है, पहले वो